Let's start the second part of the chemical kinetics, that is purely theoretical. ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस किसका? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट ऑफ द रिएक्शन पे कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने हमें क्या इक्वेशन दी? आर्हेनियस ने हमें इक्वेशन दी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू A into e raised to the power minus EA over RT, where A was the Arrhenius factor or it was known as a frequency factor or it was also known as pre-exponential factor। ठीक है। ये जो मेरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये आर्हेनियस ने मेरे को दिया था। ठीक है। इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड करने के लिए दो तीन चीजें हैं। ये हमें पहले EA फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हम ये बात करते हैं कि जब भी व्हेनेवर आई एम टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें आर्हेनियस ने क्या दिया? आर्हेनियस ने हमें दिया कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर दे हैव सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन, जैसे सपोज करो ये रिएक्टेंट है एंड दिस रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट जो है तो उसकी जब इतनी एनर्जी होगी देन ओनली इट विल form the activated complex, and when it will form the activated complex then only it will get converted into the product. But if any reactant which is having energy lesser than that of the activation energy, it will come and fall down again on the reactant side, it will not get converted into product। ठीक है। तो इससे हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन ओनली द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। अभी एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है या प्रोडक्ट की ज्यादा है, दैट विल डिपेंड वेदर द रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ने हमें ये तो बोल दिया कि जो भी मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास एंड वी कांट स्टडी एंड दे आर नॉट हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट। वो सारे मॉलिक्यूल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। तो हाँ, पर मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल का हर एक का काइनेटिक एनर्जी निकालना और उसको एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कंपेयर करना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो नाउ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करी किसने? बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने हमें क्या दिया? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया। इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में उन्होंने कहा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब ये जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ग्राफ का पीक देख रहे हो, ये सपोज करो एट अ टेम्परेचर T है। ये जो पीक है, ये पीक क्या दे रहा है? ये पीक दे रहा है हमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यानी इस समय मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग दिस काइनेटिक एनर्जी, और उसके अलावा उससे पहले वाले भी, उससे बाद वाले भी क्या है? हैविंग द एनर्जी, लेस फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो, सपोज करो, क्या मान लो कि यहाँ पे दिस पॉइंट, ये पॉइंट इस समय जो है ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट है, राइट। अब मैंने क्या किया? यानी ये जितने भी मॉलिक्यूल्स जो इससे पहले वाले हैं वो क्या है? having the lower kinetic energy। सिर्फ ये वाला जो दिख रहा है तुमको ग्राफ, this is the graph which are having the energy greater than or equals to that of the kinetic energy। ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने उसे टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज कर दिया। जब मैंने 10 डिग्री से राइज किया टेम्परेचर को, तो मेरा ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह से चेंज हो गया। अभी ग्राफ कुछ इस तरह से जो चेंज हुआ, कब कब जबकि मैंने 10 डिग्री से चेंज किया। जब 10 डिग्री राइज किया तो ये तुम देख रहे हो, ये नंबर ऑफ द जो मोस्ट प्रोबेबल मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हुई, और वो क्या हो गई? वो ब्रॉडन अप हो गई। क्यों ब्रॉडन अप हो गई? वो ब्रॉडन अप हो गई क्योंकि अब जो है मेरे नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, वो बढ़ गए। अब तुम देख रहे हो ये जो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, वो देखो वो इतने बढ़ गए, इतने इंक्रीज हो गए, राइट। तो ये क्या हुआ? पीक डिक्रीज हुई और ब्रॉडन अप हो गया। ब्रॉडन अप होने से ये बेसिकली क्या हो गया मेरे, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है और जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मोर एंड मोर product formation will be there। So that's why we can say that with the increase in the temperature by 10 degree rise, जब मैं 10 डिग्री राइज करती हूँ टेम्परेचर, तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं which are having the kinetic energy greater than that of the activation energy increases, and that's why उसका रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? The rate will also increase। So इसमें क्या देखा गया हमारा? So ultimately we had seen that with every 10 degree rise in the temperature, it increases, the rate increases about 2 to 3 times। तो 2 to 3 times की जगह हम उसे कह देते हैं कि भैया रेट क्या हो गया? डबल हो गया। गॉट इट? डबल हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक है। सो अगेन वी विल कम बैक टू द सेम, that is the reaction which was given by the Arrhenius, that is K rate constant is equals to A e raised to the power minus EA over RT। अब हम क्या करेंगे? हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड में, तो हमारा ये हो जाएगा ln K is equals to minus EA over RT plus ln A। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस में? ln K वर्सेस 1/T के ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये जो मेरा इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट मेरा आ गया ln A और स्लोप आ गया माइनस EA बाय R। ठीक है। यू विल कीप दिस इन माइंड, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में ये वाला देते हैं, दे आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द स्लोप एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, यानी स्लोप को सिंपल गैस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल हैव द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर दो टेम्परेचर है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट टेम्परेचर, लेट द टेम्परेचर T1 पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, और लेट द टेम्परेचर T2 जिसमें है वो मेरा रेट कांस्टेंट K2, देन आई विल हैव द इक्वेशन दैट इज log K2 by K1 is equals to EA, that is activation energy, by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, याद करो फिर से, ये ध्यान रखोगे कि ये अगर T1 और T2 के बीच का डिफरेंस इन केस अगर ये कितना है 10 डिग्री राइज है, तो यहाँ पे ये जो 2K है तुम्हारा वो 2K1 और ये K1 बन जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी log 2। ठीक है, अगर ये सपोज करो 10 डिग्री की जगह मैं बोलती हूँ 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा 4K ओवर, दैट इज log 4। ठीक है, अब अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कैटलिस्ट वर्सेस इनहिबिटर। कोई भी जो होता है, इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा है तो मैं उसे कैटलिस्ट बोलती हूँ। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव वे में एक्ट कर रहा है तो मैं उसे इनहिबिटर कहती हूँ। यानी इफ इट वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, देन आई विल से इट्स अ कैटलिस्ट, इफ इट वांट्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन आई विल कॉल इट अ इनहिबिटर। कैसे करेगा वो जो हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जिस पे वो जो मॉलिक्यूल थे वो आगे प्रोसीड कर पा रहे थे, उस एक्टिवेशन एनर्जी को उसने कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो क्या हुआ, तो पहले ये जो मॉलिक्यूल्स थे जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, राइट। जबकि इनहिबिटर के केस में क्या किया उसने, इनहिबिटर के केस में ही हैड इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, बढ़ा दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया तो अब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स पहले कर पा रहे थे अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द रेट क्या हो गई हमारा, डिक्रीज हो गई। सो व्हाट वी विल से, क्या कर रहा है ये, इंक्रीज या डिक्रीज, नहीं, इट विल अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट रेट ऑफ द रिएक्शन को अल्टर करेगा, बट इट विल नॉट चेंज द गिब्स एनर्जी। अब क्योंकि मैंने कह दिया कि भैया ये गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है, एंड यू नो दैट द गिब्स एनर्जी विल डिसाइड वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सो आई कैन से दैट इट डजंट कैटलाइज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो जिनमें डेल जी मेरा पॉजिटिव है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें मेरा कैटलिस्ट कोई काम नहीं कर सकता। इट डजंट चेंज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट या इनहिबिटर का। ये कैटलिस्ट या इनहिबिटर जितनी तेजी से आगे का रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाएंगे, उतनी ही तेजी से रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड विल बी सेम। सो ओनली व्हाट विल हैपन, इट द रिएक्शन विल हैजन, वो फटाफट फटाफट फास्ट होने लग जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सिंपली सेइंग दैट इट विल हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम मेरी रिएक्शन फास्ट हो गई, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आया, गिब्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आया, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आया। और रेट हमारा क्या हुआ, इट विल सिंपली alter the rate of the reaction by increasing or decreasing the, or I can say by changing the activation energy. ओके, नाउ लास्ट वन क्या है हमारी, लास्ट वन है हमारी कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी किसने दी थी, मैक्स टूल्स एंड विलियम लुइस ने। ये इस किस पे बेस्ड थी, ये बेस्ड थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस पे। ये इसमें जो थे मेरे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स को थे इनको हार्ड स्फीयर्स माना गया। ठीक है, और उसने क्या दिया, उसने बोला रेट इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर आर टी। अब ये जो z है, z क्या है, ये z मेरा जो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग इट collision frequency, where collision frequency means how many number of the collisions they are taking place per unit time per unit volume, यानी number of collisions per second per unit volume कितना हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर में, दे आर नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, व्हाइल रेज़ टू द पावर माइनस e ओवर rt इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। अब एक्चुअली हो क्या रहा था, ठीक है कोलिशन तो हो गए मेरे पास 100, पर क्या वो 100 के 100 कोलिशन जो हुए क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, The answer was no. तो all the collisions they were not leading to the formation of the product. तो भैया क्यों, कहाँ गए वो, क्यों नहीं हुए। तो उसने बोला अब ये जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी था, इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज कर दिया, किससे, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन यानी 100 कॉलिजन तो हुए, लेकिन आउट ऑफ दिस 100 collisions only supposingly I'm saying that 80 collisions were able to form the product. तो एक्चुअली इफेक्टिव कॉलिजन कितना हुआ, इफेक्टिव कॉलिजन वाज 80, राइट। सो नंबर ऑफ कॉलिजन से मेरे को क्या लेना देना, 100 कॉलिजन हुए या 200 कॉलिजन हुए, मेरे को प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट कितना ने बनाया, 80 ने बनाया, तो इफेक्टिव कॉलिजन कितना हुआ, 80 हुआ, राइट। सो ओनली इफेक्टिव कॉलिजन विल ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सो अब ये जो Z था, इस Z को मैंने इक्विलिब्रियम, इस Z को मैंने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से इफेक्टिव कॉलिजन में चेंज कर दिया। नाउ ये जो मेरा इफेक्टिव कॉलिजन और जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस है ये 2 पॉइंट। एक पहला सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी सबसे पहले बात, वो जो कॉलिजन हो रहे हैं, जो आपस में कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, देन ओनली इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है, दूसरी बात वो ठीक है कोलाइड भी कर गए, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन
क्या वो प्रॉपर ओरिएंटेशन है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि जहां से बॉन्ड बनना चाहिए, ये सपोजिंगली ये यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड बनने के लिए लॉक एंड की, जैसे एक लॉक होता है, लॉक में आप की लगाते हो, उसी तरह से की हर किसी लॉक में नहीं लगती है, राइट? उसी तरह से जहां पे बॉन्ड बन रहा है, उसी बॉन्ड में अगर ओरिएंटेशन होगा, अगर वो वहां से कोलाइड करेगा, then only the proper bond formation will take place. If supposingly the another portion like this one is coming in contact, then it will not be responsible for the formation of product. अब ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा. So दोनों चीजें चाहिए मेरे को, sufficient kinetic energy भी चाहिए और साथ में मेरे को proper orientation भी चाहिए. Then only the collision frequency will get converted into effective collision frequency. So now I will say that the rate is equals to P into ZAB e raised to the power minus EA over RT. अब ये P क्या लगा दिया भाई? ये P जो है वो प्रोबेबिलिटी है, राइट? P प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि सारे जो मेरी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी थी, दे वर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इफेक्टिव कॉलिजंस. सो कितने हो रहे हैं? दे आर जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इनटू इफेक्टिव कॉलिजंस. अब ये जो कॉलिजन थ्योरी दी गई, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. पहला ड्रॉबैक इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे उनको हार्ड स्फीयर माना गया. दूसरा ड्रॉबैक कि इसने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया था. तीसरा ड्रॉबैक, इसमें एलिमेंट्री जो रिएक्शंस थी, हमने बोला था एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर विच वाज इक्वल्स टू दैट ऑफ द मॉलिक्यूलैरिटी. एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, क्या कि मैंने तुम्हें बताया था मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स तक मैक्सिमम देखी गई थी, उससे ज्यादा नहीं देखी गई थी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलाइडिंग मोर देन द 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली इज वेरी 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 स्मॉल. सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी, ठीक है. एंड इसी के साथ जो है हमारा काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया. सो व्हाट वी विल डू, no doubt first we will again do the 1 marker question in the next class and then we will proceed to the next chapter. So love you, ठीक है, चलो bye.